नमस्कार, मैं हूँ मनविंदर। आप सभी का शो में बहुत स्वागत है और आज के शो के खास मेहमान हैं आपके चिरपरिचित शिवम चौधरी और उनके साथ हम डिस्कस करेंगे दिल्ली में ज़बरदस्त प्रदूषण है और पूरा मैटर जो है सुप्रीम कोर्ट में जा चुका है। एंड वोट जिहाद मामले में महाराष्ट्र और गुजरात में 24 जगहों पे ईडी की छापेमारी चल रही है इस समय। और ये भी देखते हैं कि योगी इस समय फॉर्म में है, किस तरीके से योगी महाराज ने महाराष्ट्र के सारे समीकरण बदल दिए हैं। तो शिवम जी आपका बहुत-बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार। शिवम जी जानकारी आ रही है कि ईडी ने वोट जिहाद मामले में महाराष्ट्र और गुजरात में 24 जगहों पे छापेमारी की है और पूरा जो मामला है वो नकली दस्तावेजों से जुड़ा हुआ है। क्या मायने हैं इसके और चूँकि महाराष्ट्र में 20 नवंबर को चुनाव भी है, मतदान है। जी मनविंदर जी, सभी दर्शकों को जय श्री राम। जय और श्री आपने राम। प्रदूषण की बात की तो प्रदूषण से तो आप यही समझ जाइए, मुझे शुरू होते ही खांसी हो रही है। तो प्रदूषण तो है, क्योंकि मैं खुद दिल्ली एनसीआर में हूं, तो आप समझ जाइए प्रदूषण का क्या स्तर है। उसके ऊपर बात करेंगे। बिल्कुल। पहले आपने, हाँ, क्योंकि आपने बात की वोट जिहाद की। हमने बहुत तरह के जिहाद सुने, लव जिहाद सुना, लैंड जिहाद सुना, सिनेमा जिहाद सुना, बहुत कुछ है ऐसा। मतलब हर कोई टूल जो इस्तेमाल किया जा सकता है अपने निहित स्वार्थों को सिद्ध करने के लिए एक समुदाय विशेष के द्वारा, उसे आपने जिहाद का नाम दिया। ऐसे एक नया आया, वोट जिहाद। अब तक तो वोट जिहाद को इस तरीके से लिया जाता था कि भैया कम्युनिटी है, स्ट्रेटेजिक रूप से वो इस तरीके से वोट करती थी। कोई भी वो इस तरीके से वोट करती थी कि उसे ये देखते थे कि कहाँ बीजेपी हारेगी। वो ये देखते थे कहाँ हिंदू, जो प्रखर हिंदुत्व की बात करने वाला कैंडिडेट हो, वो बीजेपी का हो या किसी भी पार्टी का हो, शिवसेना का, अब तक कुछ समय पहले तक तो शिवसेना भी उसी कैटेगरी में आती थी, या कोई भी ऐसा कैंडिडेट, कोई भी ऐसी पार्टी जो भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी हो या खुद में हिंदू हितों की बात करने वाली पार्टी हो, उसे हराना है, उसे वोट जिहाद माना जाता था कि भैया वोट जिहाद स्ट्रेटेजिक वोटिंग होती है। वो हमने 24 में देखा, हरियाणा में देखने का प्रयास किया, महाराष्ट्र में भी है। उसके ऊपर भी बात करूंगा कि किस तरीके से ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड किस तरीके से वोट जिहाद की इस लड़ाई में कूद पड़ा है। वोट जिहाद के भी अब कई प्रकार है, जैसे होता है ना, सब सब कैटेगराइजेशन आया ना आरक्षण में, ऐसे इसका भी सब कैटेगराइजेशन है, कई तरह का वोट जिहाद है। सबसे पहला वोट जिहाद जो आपने बात की वो ये है कि ईडी ने 24 जगह छापेमारी की है, गुजरात में, महाराष्ट्र में, और बल्कि अहमदाबाद में तो 13 जगह अकेले अहमदाबाद में ही छापेमारी हुई है, मालेगांव में हुई है, ऐसे करके बहुत सारी जगह आप कह सकते हैं 24 जगह वो छापेमारी हुई है। 125 करोड़ रुपए से ऊपर का एक तरीके से कह सकते हैं पैसे भी की भी रिकवरी हुई है, या उससे जुड़े दस्तावेजों की रिकवरी हुई है। साथ ही ये पता लगा है कि किस तरीके से फर्जी दस्तावेज बनाकर अकाउंट खोले जाते थे, फर्जी लोगों के नाम पे अकाउंट खोले जाते थे, और उन अकाउंट के माध्यम से पैसे के मनी लॉन्ड्रिंग करके उसका चुनाव में इस्तेमाल किया जाता था। और वो इस्तेमाल ऐसा नहीं था कि हर पार्टी के लिए था, बीजेपी के खिलाफ किस तरीके से इस्तेमाल किया जाए, एमवी जो महाविकास अघाड़ी है या महाविनाश अघाड़ी, उसके समर्थन में कैसे किया जाए, ये प्रयास किया जा रहा था उन बैंक अकाउंटों के माध्यम से। यही नहीं, उन पैसों का इस्तेमाल किया जा रहा था कि मान लीजिए खाड़ी देश में कोई व्यक्ति है जिसकी वोट है महाराष्ट्र के अंदर, उसके टिकट बुक कराए जाते थे, आने जाने का खर्चा दिया जाता था, ऊपर से पैसा दिया जाता था कि भैया आओ और वोट करो। ऐसा ही हमने केरल में देखा था, ऐसा ही हमने लोकसभा चुनाव में देखा था। केरल में बहुत होता है ये सब कुछ, ऐसा ही प्रयास अब महाराष्ट्र में करने का है कि वहां से लोगों को लाया जा रहा है, उनके टिकट बुक कराए जा रहे हैं और यहाँ लाया जा रहा है। साथ ही फर्जी अकाउंट खुलवाकर किस तरीके से उन पैसों की मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है। मनी लॉन्ड्रिंग में आता है आप काले को सफेद करना, उसका फिर अपने हिसाब से अपने हितों के लिए इस्तेमाल करना, वो प्रयास है। तो ईडी ने वो छापेमारी की, बड़ा अमाउंट उसमें निकला है। देखिए, ईडी या सिक्योरिटी एजेंसीज खासकर 4 जून के बाद हमेशा से हमारी ये एक तरीके से शिकायत रहती थी मोदी सरकार से कि आपने सब सेगमेंट में कुछ ना कुछ किया है, लेकिन इंटरनल सिक्योरिटी में आप कहीं ना कहीं फेल हो रहे हैं। लेकिन 4 जून के बाद जिस तरीके से इंटरनल सिक्योरिटी में सरकार काम कर रही है, मैंने किसी और चैनल पे था तो वहां पे इसके ऊपर विस्तृत शो भी किया था कि किस तरीके से लाखों फर्जी पहचान पत्र बनवाने वाले गिरोहों का पर्दाफाश फाश हुआ था। किस तरीके से यूपी में कानपुर, महाराष्ट्र और बंगाल, ये 3-4 ऐसी जगह थी जहां से जुड़े हुए लोग थे कि एक एक आदमी के पास एक एक 1.5-2-2 लाख लोगों का डेटा है। सब फर्जी है, सब बांग्लादेशी है, सब रोहिंग्या है। उसे इस देश में लाकर यहाँ का नागरिक बनाने का जो कार्यक्रम था वो चल रहा है। तो आप पहले बाहर से
इलीगल इमिग्रेंट लाइए, उन्हें नागरिक बनाइए, फिर उनके खाते खुलवाइए, उसमें पैसा डालिए, उस पैसे को चुनाव में इन्फ्लुएंस करिए। ये दिखाता है कि किस संगठित रूप से पूरा का पूरे भारत के डेमोक्रेटिक प्रोसेस को इन्फ्लुएंस करने का प्रयास है। मुंबई, जिसकी आबादी 1961 और 51-61 के आसपास 88% होती थी हिंदुओं की, आज वो घटकर 66% हो गई है और कहा जा रहा है कि कुछ समय में ये 54% के आसपास आ जाएगी। मुंब्रा, जिसके नाम पर मुंबई पड़ा है, वो मुंब्रा जगह, वहां पे हिंदू माइनॉरिटी ऑलरेडी हो चुका है। ये हालत है पूरे के पूरे महाराष्ट्र की। तो अब आप ये मानकर चलिए मुंबई की 36 सीटें आती है, जो मुंबई मेट्रोपॉलिटन जो एरिया है उसके अंदर, उसमें से कई सीटें ऐसी हैं जहां पर इनके वोट के हिसाब से चीजें तय हो रही हैं। महाराष्ट्र में ज्यादा सीटें नहीं है, लेकिन मुंबई रीजन में काफी ऐसी सीटें हैं। तो भारत का अर्थतंत्र वहां से चलता है, आर्थिक कैपिटल भारत की वो है। अगर वहां पर किसी समुदाय विशेष का कब्जा हो जाए और उसमें जब ज्यादातर बांग्लादेशी या रोहिंग्या बहुत एक बहुतायत में हो, तो आप समझिए किस तरीके से पूरे के पूरे इकोनॉमिक प्रोसेस को, पूरे डेमोक्रेटिक प्रोसेस को, पूरे सोशल प्रोसेस फैब्रिक को, साथ ही नेशनल सिक्योरिटी के लिए किस तरीके से थ्रेट हो सकता है, ये आप समझ जाएं। और ये सिर्फ ये नहीं है कि भैया वोट आ रहे हैं, जब डेमोक्रेटिक प्रोसेस चेंज होता है ना, तो आपका लीडर चेंज होता है। फिर वो लोग अपने हिसाब से उस लीडर को कुछ करने के लिए कहेंगे, और वो जब विधानसभा या लोकसभा में जाके बैठेगा, तो वो पूरे राज्य या पूरे देश के जो निर्णय होंगे उनको इन्फ्लुएंस करेगा। तो आप इसे छोटी सी बात मानिए कि भैया 10 फर्जी वोट पड़ गए, 20 फर्जी वोट पड़ गए, नहीं, उससे लीडरशिप चेंज हो रही है, उससे नीति निर्धारण चेंज होगा, उससे भारत का उस राज्य का भविष्य तय होगा। यहाँ सिर्फ 10 वोट, 20 वोट, 50 वोट की बात नहीं है, यहाँ पूरे के पूरे सिस्टम को किस तरीके से ऑल्टर किया जाए। अभी तो शायद 100 वोट होंगे, अगले इलेक्शन में 1000 हो जाएंगे, फिर 10,000 भी होंगे, फिर 1 लाख भी होंगे, फिर तो सब कुछ उन्हीं के हाथ में होगा ना। तो खेल तो पूरा एक तरीके से शुरू हो गया है अब, लेकिन इसका रिजल्ट आपको 10-15 साल में दिखाई देगा, तब तक बहुत देर हो चुकी होगी, आप समझ भी नहीं पाएंगे, आपके हाथ से गाड़ी निकल चुकी। जी मनविंदर। शिवम जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन योगी आदित्यनाथ इस समय बिल्कुल फ़ॉर्म में हैं और ऐसा हाँ नहीं मैं लग रहा है कि हाँ उन्होंने मैं मनविंदर उन्होंने जी, हाँ मैं जी, आपको सब कैटेगराइजेशन की जो बात कह रहा था, उस सब जी, कैटेगराइजेशन में वोट ज्यादा का एक और वो तो छूट ही गया। उसके बारे में आपको बता देता हूँ। जो ऑल इंडिया मुस्लिम जी। पर्सनल लॉ बोर्ड है, उसने 269 सीट्स पे महाविकास अघाड़ी को अपना समर्थन दे दिया, और जो बची हुई सीटें हैं उसके ऊपर उसने ये कह दिया कि भैया हम इस पे एआईएम को समर्थन देंगे, इसमें हम फिर ये आप समर्थन देंगे जो समाजवादी पार्टी है उनको। तो उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि भैया जो हमारे जितने भी अंडर में जितने भी लोग आते हैं, जिन्हें हम इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, हम उन्हें साफ साफ तौर पर कह रहे हैं, महाविकास अघाड़ी को वोट दीजिए, महायुति को हराइए। तो किस तरीके से मास मोबिलाइजेशन हो रहा है ग्राउंड स्तर पे, मस्जिदों से घोषणा होनी, जो वो उनके उलेमा है, जो उनके मौलाना है, जो भी उनके समाज के जो लोग हैं, किस तरीके से वो एक-एक वोट को सुनिश्चित कर रहे हैं, एमवीए को जाए और जाए, कोई वोट खाली ना रहे। आप देखिएगा वोटिंग परसेंटेज उन लोकेलिटीज में, उन गेटोज में आपको ज्यादा मिलेगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं ना कि किस तरीके से मोबिलाइजेशन होता है। दूल्हे की सीट तो सभी एक टेस्ट केस है पूरे भारत में, और एक एक तरीके से कह सकते हैं उसके ऊपर सब बात कर सकते हैं कि दूल्हे की सीट पे क्या हुआ। दूल्हे की सीट में 6 कॉन्स्टिट्यूएंसी थी, 5 में बीजेपी जीती, 1,90,000 या 92,000 से आगे थी। दूसरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में बीजेपी 1,98,000 से पीछे हो जाती है, सिर्फ एक असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में, और वहां 2,500 वोट मिलते हैं बीजेपी को, दूसरे को 1,98,000 के आसपास मिलते हैं। वहीं से वो खेल खत्म, 3,500 4,000 वोट से भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट हार जाता है। ये होता है, ये है वोट जिहाद, संगठित रूप से ये वोट जिहाद है। उसमें जो अर्थतंत्र वाला जुड़ गया, जिसपे ईडी ने छापा मारा है, ये उसे और मजबूत, पक्का और एक तरीके से इंटेक्ट करता है कि आपको आर्थिक मदद भी मिलेगी, और आपको एक तरीके से आपको दीन के नाम पे, उसके नाम पे आप अपनी जो वोट है वो भी कर सकते हैं। जी। महाराष्ट्र की बात कर रहे हैं, तो जिस तरीके से योगी महाराज इस समय फ़ॉर्म में हैं, आपको नहीं लगता कि महाराष्ट्र के सारे समीकरण बदल दिए हैं और महाराष्ट्र में भी हरियाणा वाला सीन दिखाई देगा? क्योंकि योगी का जो बीज सूत्र है, कटेंगे तो बटेंगे। अब इससे व्हाट आई थिंक बीजेपी के फेवर में हवा दिखाई दे रही है। आप क्या कहते हैं? सिर्फ महाराष्ट्र इलेक्शन नहीं, आने वाले काफी समय तक बीजेपी का बीज मंत्र है ये, जी, नेशनल स्लोगन बन गया है ये, बटेंगे तो कटेंगे।
इसलिए योगी जी ने जो टेम्पो सेट कर दिया है ना महाराष्ट्र के अंदर, जिस तरीके से उन्होंने एक बयान दिया, ऐसा नहीं था कोई स्पीच राइटर बैठा था उसने लिख दिया, ऐसा तो नहीं था, कोई टीम नहीं थी उनके पास, योगी जी आए। कारण क्या था ना, योगी जी ने नब्ज समझी पब्लिक की, योगी जी को ग्राउंड रियलिटी का पता है, पब्लिक किस चीज से परेशान, क्या चीज उसे चाहिए, क्या वो एक्सपेक्ट करती है लीडर से, तब ये चीजें निकल कर आती है। तो वही चीज उन्होंने जो पब्लिक से उन्हें आया फीडबैक, वो उन्होंने महाराष्ट्र में जाके बोल दिया। अब क्योंकि वो पब्लिक से निकला था, पब्लिक के लिए बोला गया था, पब्लिक के चुने नेता ने बोला था, तो भैया वो कहीं ना कहीं तो वो झटके लाता ही, वो तरंगे तो उठती, वो तरंगे उठ रही हैं। और वो वो समझिए इसे कि जितने भी विपक्षी नेता हैं वो इस ही उस पे खेल रहे हैं, वो अपना नैरेटिव सेट ही नहीं कर पा रहे भैया, उन्हें समझ ही नहीं आ रहा क्या बोले, वो इसमें फंस गए। खड़गे वो फंस गए। अब खड़गे के साथ तो दिक्कत ये हो गई, उन्होंने भाषण दे दिया, अरे वो रजाकारों ने मेरी माँ को मारा, रजाकारों ने मेरी बहन को मारा, कह के चुप हो गए। उन्होंने सोचा ऐसा होगा कि ये ऐसा मैसेज चला जाएगा कि जैसे ऊंची जाति वालों ने, तथाकथित ऊंची जाति, ऊंची नीची कुछ नहीं होती, लेकिन जो सामाजिक रूप से माना जाता है, उस तथाकथित ऊंची जाति के लोगों ने मारा होगा। लेकिन फिलिंदा बैंक आगे भर गया योगी जी ने, योगी जी ने आगे कह दिया नहीं ना, रजाकारों ने मारा। वहां उनका नैरेटिव फेल, खड़गे जी का, खड़गे जी साफ हो गए, इस सुनामी में वोड़ गए। उसके बाद ये जितने भी छोटे छोटे मुद्दे बनाने की कोशिश कर रहे थे, ये जरांगे पाटिल जो मराठा आरक्षण लेके आ रहा था, या जिस तरीके से एआई ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड वाले आ गए, एआईएम वाले आ गए, ये जिस तरीके से छोटे छोटे मुद्दे ये उठाने का प्रयास कर रहे थे, वो इस सुनामी में वो सब बह गए। उसके बाद राहुल गांधी, वो तो, मेरा सवाल ये है, चुनाव आ गया, 20 तारीख आ गई, राहुल गांधी है कहां? बीजेपी वाले ढूंढ रहे हैं, भैया प्रचार कर, बीजेपी जीतेगी कैसे, सीट कम रह जाएगी इनकी। बीजेपी वालों, मैं बात कर रहा था कुछ महाराष्ट्र के लोगों से, पसीने आए हुए हैं, कह रहे यार वो राहुल भैया आ ही नहीं रहे प्रचार करने, हम जीतेंगे कैसे, बहुमत से दूर ना रह जाए, बीजेपी को बड़ी टेंशन हो रही है। इसलिए उन्होंने कहा कि चलो राहुल गांधी नहीं आ रहा, हमारा नंबर 1 स्टार प्रचारक, हम दूसरे वाला बुला लेते हैं, योगी जी। योगी जी ने आके फिर वो जो खेल समा बांधा, और 20 तारीख को चुनाव है, इस समय ज्यादा नहीं है, 6 दिन बचे। इतने दिन में क्या कुछ बड़ा अप्रत्याशित कर पाएगा एमबीए? संभावनाएं कम है, कारण आपस में झूठा बजा हुआ है, आपस में कई कई सीटों पे एक दूसरे के खिलाफ कैंडिडेट उतारे हैं। शरद पवार को तो यह जितनी सीट आ गई है, ज्यादा से ज्यादा स्ट्राइक रेट मेंटेन करूं, ताकि बाद में बीजेपी से भी डील कर सकूं, या फिर अगर कम नंबर रह गया तो पार्टी टूट का खतरा है, क्योंकि 2/3 चाहिए होते मान लो तोड़ने के लिए, जैसे भी है, पार्टी टूट का खतरा दूर करने के लिए नंबर को बढ़ाना पड़ेगा, ताकि इतना बड़ा नंबर हो जाए कि टूट ना पाए। उसके बाद ये शिवसेना वाले, फेसबुक या पूर्व सीएम, वो तो ये मान के चल रहे कि मुझे ही सीएम बनना है, और कांग्रेस ने तय कर लिया ये तो सीएम बनेगा ही नहीं। कोई माने ना माने, शरद पवार तो मानेगा ही नहीं इसे सीएम बनाने के लिए कभी। तो वो फेसबुक या पूर्व सीएम भी फंस गए। दिक्कत क्या हो गई, उनका बेटा अपनी सीट पे ऐसे फंसा है, कहीं चुनाव प्रचार नहीं करने जा पाएगा, क्योंकि वहां मिलिंद देवड़ा आ गया। मिलिंद देवड़ा के पीछे कौन है? वो अंबानी साहब। अंबानी साहब का तो बड़ा अच्छा संबंध है मिलिंद देवड़ा से। वो क्यों समर्थन करेंगे मिलिंद देवड़ा का? क्योंकि उनके घर के आगे तो बम से भरी गाड़ी खड़ी करी गई थी ना। कौन था सीएम तब? तो अंबानी साहब तो भैया अपने जो तिजोरी है उसका मुंह खोल देंगे, भैया देवड़ा साहब जीतने चाहिए। ये एक्टिविस्ट भैया जो है, एक्टिविस्ट कम सीएम साहब के जो सुपुत्र हैं, उनके लिए स्थितियां खराब हो जाएंगी। हार जीत में नहीं कह रहा, पसीने तो आ जाएंगे ना। चलिए जीत गए, अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी तो बाहर जाके प्रचार नहीं कर सकते। और शिवसेना के तो 2 स्टार प्रचारक, आदित्य ठाकरे और उद्धव ठाकरे। उद्धव ठाकरे की तबियत खराब, आदित्य अपनी सीट पे फंस गए। सीट आएंगी नहीं तो सीएम बनेंगे कैसे? उसके बाद कांग्रेस, कांग्रेस में आपस में लड़ाई बजी हुई है। 3 महीने पहले तक तो वो ये सोच रहे थे कि भैया हम में से ही सीएम बनेगा कोई। अब हाँ, संभावनाएं क्षीण होती जा रही है। देखिए 3 लोगों में बड़ी समानता है, उद्धव ठाकरे, कमला हैरिस, भूपेंद्र सिंह हुड्डा। तीनों ने शपथ ग्रहण के कपड़े सिलवाए थे और तीनों उसे पहन नहीं पाए और ना पहन पाएंगे। ये है पूरे के पूरे महाराष्ट्र इलेक्शन का। और जो थोड़ा बहुत ये कह रहे थे ना 51 है, 49 है, 2-4% इधर उधर का है,
वो सारा 2-4% का जो गैप था ना, वो योगी आदित्यनाथ ने आके अपने बयानों से साफ कर दिया। ऊपर से अब रैली पे रैली चल रही है उनकी, पूरे महाराष्ट्र इलेक्शन को मथने के प्रयास है उनका। तो पूरे के पूरे माहौल को किस तरीके से मोबिलाइज करके योगी आदित्यनाथ अकेले अपनी गाड़ी पे ढोके ले के जा रहे हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। और देखिए, जब नेता अपने राज्य से बाहर निकलकर दूसरे राज्य के चुनाव इन्फ्लुएंस करने लगे, तो वो राष्ट्रीय नेता बनता है। और राष्ट्रीय नेता बन रहा है तो सबको पता है किस चीज के लिए बन रहा है, कहां जाना है। लखनऊ मुंबई से घूम के दिल्ली जाने का प्रयास। दिल्ली पहुंचेंगे एक दिन, निश्चित तौर पर पहुंचेंगे। जिस तरीके से वो व्यक्ति निस्वार्थ भाव से काम कर रहा है और करता है, जिस तरीके का उसका स्वभाव है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ निश्चित तौर पर तैयार कर रहा है योगी आदित्यनाथ को। मैं इतनी स्पष्टता से कहीं नहीं कहा, योगी आदित्यनाथ को नागपुर तैयार कर रहा है दिल्ली भेजने के लिए, मन बना लिया है, क्योंकि उन्हें पता है हमें अगला जो भी व्यक्ति चाहिए वो मोदी से ज्यादा स्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर कह लीजिए, हार्डलाइनर कह लीजिए, अपनी बातों के प्रति जो स्पष्टता रखता हो, जो अटल हो, जो हमारी आइडियोलॉजी को, हमारी सोच को, हमारे विजन को आगे ले जा सके, वो योगी आदित्यनाथ है। उसके साथ फैन फॉलोइंग होनी चाहिए, मास बेस होना चाहिए। आप अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर के साथ साथ राजनीति में जरूरी है आप भावनात्मक मुद्दों पर किस तरीके से वोट खींच सकते हैं। राजनीति इस पे नहीं चलती, इतने हाईवे बन गए, इतने टॉयलेट बन गए, ऐसे ऐसे इन आंकड़ों से नहीं चलती। वोट इनसे नहीं आते, अगर आते तो 24 में हाल नहीं होता, क्योंकि कोई कसर नहीं छोड़ी गई सरकार की तरफ। वहां होता है कि भावनात्मक मुद्दों पे आप पब्लिक को कैसे इमोशनल करके वोट ला सकते हैं, वो योगी ला सकते हैं, वो 2013-14 में मोदी ला सकते थे। योगी के अलावा मुझे फिलहाल कोई कैंडिडेट बीजेपी में नहीं दिख रहा। अगले 5 साल में आ जाए तो पता नहीं, और 5 साल में इतने बड़े स्तर पर आ भी गया कोई, फिर योगी तो उससे और 5 साल आगे होंगे ना। तो स्थितियां इसलिए योगी आदित्यनाथ सिर्फ महाराष्ट्र इलेक्शन तक उसे उस करिश्मा को आप बांध कर मत रखिए। अभी आपको उनका जो कह सकते हैं ना प्रताप, वो आपको पूरे भारत में फैलता दिखाई देगा। जहां जहां चुनाव होंगे योगी आदित्यनाथ का भरपूर इस्तेमाल भारतीय जनता पार्टी वहां करेगी, और उनके एजेंडा पर अब पार्टी काम कर रही है। अब सेंट्रल थीम योगी आदित्यनाथ के दिए बयान हो रहे हैं, और कल तो सुप्रीम कोर्ट ने जो बुलडोजर का दिया ही दिया। योगी जी को तो कोई बिल्कुल। टेंशन नहीं है, योगी जी तो आराम से मस्त बैठे हैं। हाँ ठीक है, आगे मैं तो पहले भी ऐसे ही काम कर रहा था, अब भी ऐसे ही काम कर रहा हूँ। थोड़ी सी कागज पत्थर बढ़ गई है, 2-4 पेन एक्स्ट्रा घिसने पड़ेंगे, घिस देंगे, क्या हो गया। शिवम भाई, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि योगी जी बिल्कुल कॉन्फिडेंट हैं और देखिए कैसे इम्पॉसिबल को पॉसिबल बना रहे हैं। और कांग्रेस है कि गलती पे गलती की जा रही है। राहुल को तो हम बोलते ही थे, राहुल गांधी, कि ये कुछ भी बोल देते हैं, लेकिन जिस तरीके से खड़गे गलतियाँ कर रहे हैं, वो वो बहुत हैरान करती हैं, नहीं? खड़गे ने गलती, खड़गे का बयान गलत है, उससे पूरा का पूरा मोमेंटम बदल रहा है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने जो ये एक तरीके से सपोर्ट दिया है, वो भी उनके लिए नुकसानदायक है। क्यों? वहां मुस्लिम पोलराइजेशन होगा तो हिंदू होगा, मुस्लिम हो ना हो, वो तो ऑलरेडी हो चुका, जितना होना था वहां सेचुरेशन लेवल आ चुका। लेकिन फालतू में क्यों छेड़ना उस चीज को, जो आपके पास है उसे और क्यों ठोक पीटना। लेकिन जो नहीं है वो और मजबूत हो रहा है, पोलराइजेशन हो रहा है। तो खड़गे का बयान हो, एआई ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का बयान हो, आपका योगी जी का बयान हो, आपका राहुल जी जहां भी मुंह खोलेंगे वो मान लीजिए, ये सब कुछ एमवीए को नुकसान पहुंचा रहा है। हर दिन एक नया जख्म, वो कहती थी ना वो आरफा खानम शेरवानी, हर दिन नया जख्म, वो वाली बात है। हर दिन एक आदमी आता है, कुछ बोल देता है, 2-4 सीटें कम हो जाती। वो सब तो इस समय सदमे में पड़े हुए हैं, शिवम जी। एंड मैं आपको देख रही हूँ कि आप बार-बार खाँसी कर रहे हैं और दिल्ली एनसीआर में कोहरा, स्मॉग बुरी तरह से है और मामला इतना गंभीर है कि 10 फ्लाइट इस समय डाइवर्ट की गई हैं और ये मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुँच चुका है। कैसे देखते हैं? कौन है इन देखिए सब पीछे, इन सब गलतियों के पीछे? देखिए, पहले तो इन सभी मिलॉर्ड को मेरा शत-शत नमन, शत-शत प्रणाम। 18 तारीख की तारीख दी है, तब तक तो ये जी। फॉग, स्मॉग अपने आप ही स्वतः इधर-उधर हो लेगा, हवा चल जाएगी, हुँ। बारिश हो जाएगी, 100 तरीके होते हैं। तो भैया आपको संज्ञान लेना तो अब लीजिए। अब स्मॉग टावर अगर बंद पड़े हैं, उन्हें चलवाना है तो अब चलवाइए। पराली जल रही है तो अब जलनी बंद करवाइए। कोई ऐसा मैकेनिज्म आपको लाना है तो वो अब लाइए ना।
4 दिन तक हम सिगरेट, मान लो एक दिन में 30 सिगरेट जितना धुआं हम पी रहे हैं, 4 से 5 दिन में तो मतलब आप 150 सिगरेट तो हम वैसे ही पी जाएंगे। अब हर गरीब आदमी के घर में तो नहीं लगा होता ना एयर प्यूरिफायर। अब वो जज साहब के घर में तो इतना बड़ा लगा होगा, 6-6 फीट वाले बड़े बड़े, सरकारी खर्चे पे, सरकारी बंगले में। हमारा क्या, जनता का क्या होगा? तो और दूसरी चीज, इसमें सबसे बड़ा कलाकार तो वो है जो शांत है, हमारा वो पट्टा दिल्ली वाला, जो कहता जी। अरे वो पंजाब में आते ही ना वो पराली बंद करा देंगे। वो उसने वो एक छोटी सी मशीन बनाई कि इसके कुछ बनाया केमिकल वेमिकल की, उससे हम पराली से वो बना देंगे खाद वाद। तो 60 करोड़ का एड चला दिया, प्रोडक्ट 60 लाख का। वही व्यक्ति वो कहता पूरे महाराष्ट्र, वो उसे पूरे पंजाब में उसे फैला देंगे। परालियां जल रही हैं हरियाणा में इस बार, पराली जलने की घटनाएं 40 से 50% तक कम है। अगर वहां सरकार कुछ कर सकती है तो पंजाब में क्यों नहीं हो सकता साहब? और इसलिए अपेक्षाकृत इस बार थोड़ा कम है। मैं ये नहीं कह रहा, एक पिछली बार तो वो 999 का जो मीटर होता है वो पहाड़ मतलब पार कर गया था। इस बार 400-500 के आसपास कहीं है, बहुत सारी लोकेशन पर उससे ज्यादा भी है। लेकिन कुल मिला के प्रॉब्लम तो इंटेक्ट है ना, थोड़ी इंटेंसिटी ऊपर नीचे हो गई। अब क्या होगा 18-20 तारीख तक, या और मान लीजिए 25 तारीख तक ठीक हो जाएगा, जब तक इलेक्शन पूरे होंगे उसके बाद केजरीवाल आएगा। तो देखो अरे प्रदूषण दूर कर दिया जी हमने, अरे भाई वो खुद ही हो गया, वो मौसम ऐसा था, पराली जलने का टाइम चला गया, हो गया काम कंप्लीट। तो प्रदूषण हवा का हो, प्रदूषण पानी का हो, और प्रदूषण राजनीति का हो, तीनों को ही कंटेन करने में अरविंद केजरीवाल विफल रहे। तीनों ही जगह प्रदूषित कर दिया उन्होंने, और आते जितना प्रदूषण फैला सकते थे वो उन्होंने फैलाने का काम किया। तो मुझे लग रहा है भगवंत मान हो, अरविंद केजरीवाल हो, उन्हें अपनी जिम्मेदारी लेनी चाहिए एज एडमिनिस्ट्रेटर। अगर पंजाब और हरियाणा भी, हरियाणा में अगर 50% कम हुआ है तो और भी कम किया जा सकता था। आपके पास 10 साल से आप सरकार चला रहे हैं, 11वें साल में आप आ गए हैं, तो उतनी ही जिम्मेदारी बीजेपी की भी बनती है। ऐसा नहीं है कि वो भैया उन्होंने कुछ बहुत बड़ा काम कर दिया। निश्चित तौर पर हरियाणा को ये कहना चाहिए हम जीरो एमिशन पे हैं, क्यों नहीं किया जा सकता? बहुत कोई चीज इम्पॉसिबल नहीं है। देखिए कोई कोरिलेशन नहीं है, लेकिन मैं फिर से योगी से कनेक्ट करता हूँ। इंसेफेलाइटिस की बिल्कुल। दिक्कत होती थी पूर्वी उत्तर प्रदेश में, गोरखपुर और उसके आसपास, हर साल कई सौ बच्चे मरते थे उसमें, और वो कहते थे अरे मच्छर है कैसे कंट्रोल करेंगे, इंसेफेलाइटिस का तो इलाज ही नहीं हो सकता, गंदगी हो जाती है, मच्छर हो जाते हैं, कैसे आप करेंगे? आज सुनने को मिलता है कि इंसेफेलाइटिस से एक भी बच्चा बीमार हुआ, जापानी बुखार कहते थे, खत्म ही कर दिया। तो जहां चाह वहां रहा, तो वो हरियाणा में क्यों नहीं हो सकता? वो पंजाब में, दिल्ली में क्यों नहीं हो सकता? अब दिक्कत क्या है, ज्योग्राफी ऐसी है, हवा चलती है तो वहां से प्रदूषण सारा, वो जो ये प्लेन वाला एरिया है यहाँ के, वो ट्रैप हो जाता है, फॉग से मिलके वो पूरा स्मॉग बन जाता है। हम नहीं दे रहे गाली, पर पाकिस्तान वाले भी दे रहे हैं। वो मरियम नवाज, वो एक भाषण में खड़े होकर कह रही है ये सारा धुआं वहां भी, अब वो लाहौर वर्ल्ड पॉल्यूटेस्ट सिटी बन गया वो स्मॉग की वजह से। वो कह रही है पंजाब वालों का धुआं इधर आ रहा है इंडिया के। तो मतलब केजरीवाल को गाली देश में नहीं पड़ती, वो अंतरराष्ट्रीय एक्सपर्टीज है वहां आम आदमी पार्टी की गाली खाने की। जी। शिवम भाई, महाराष्ट्र में देखिए क्या हाल है, योगी जी के जलवे हैं, और दिल्ली में स्मॉग। प्रयागराज से खबर आ रही है कि वहां सुबह से घमासान मचा हुआ है स्टूडेंट्स का। देखिए मनविंदर जी, मैं बहुत हद तक स्टूडेंट की मांगों के साथ खड़ा हूं, बिल्कुल जेन्युइन मांग है, जो बात कह रहे हैं बिल्कुल सही है। सरकार को उनका संज्ञान एकदम से लेना चाहिए। दिसंबर 2023 में नोटिफिकेशन आया कि पीसीएस की परीक्षा होंगी। सबसे पहली बात तो साल भर बाद आपको चुनाव, आप माफ कीजिएगा, चुनाव चुनाव बहुत हो गया, एग्जाम आप करा रहे हैं। उसके बाद एक ही दिन पर आरओ, एआरओ और ये आपका पीसीएस का आप एग्जाम रख रहे हैं। क्या आप एक हफ्ता आगे पीछे नहीं कर सकते थे? 15 दिन आगे पीछे नहीं कर सकते थे? क्या सरकार के पास इतने संसाधन नहीं है? आपने इतनी फीस ली है छात्रों से, वो सब भरवाए हैं फॉर्म वगैरह, तो वो पैसा तो है ना, उसका इस्तेमाल कीजिए। अगर थोड़ा कम पड़ता है, सरकार अपने संसाधनों से इस्तेमाल कर सकती है उस चीज के लिए, क्योंकि वो प्रदेश के लिए ही तो काम आ रहा है ना। सबसे पहली दिक्कत। दूसरी बड़ी दिक्कत, आपने एक एग्जाम दो दो शिफ्ट में कराया है। छात्रों को दिक्कत यह है कि जो उसके बाद आप नॉर्मलाइजेशन कराते हैं, अभी के शिफ्ट ए में आधे बच्चे देंगे, शिफ्ट बी में आधे बच्चे देंगे।
अब क्योंकि दोनों एग्जाम पेपर अलग है, तो निश्चित तौर पर उसका रिजल्ट भी अलग आएगा। यानी कि किसी के मान लो इधर 100 नंबर आने थे, उधर 105 आएंगे, कि शायद पेपर इजी हो। वो कह रहे हैं नॉर्मलाइजेशन से नंबर घटा बढ़ा के हमें एडजस्ट कर देंगे। अब नॉर्मलाइजेशन कैसे होगा, क्या उसका फॉर्मूला है, उससे छात्र सहमत नहीं, क्योंकि एक एक नंबर पे कई कई सौ छात्र ऊपर नीचे हो जाते हैं, और यहां तो नॉर्मलाइजेशन में 10 15 20 नंबर तक का भी अंतर आ जाता है। तो वो नॉर्मलाइजेशन वाली जो बात है, जो वो एक ही दिन एग्जाम कराने वाली बात है, छात्रों की मांग बिल्कुल जायज है। सरकार को इस पे बैठकर छात्र संगठनों के साथ ठंडे दिमाग से बातचीत करनी चाहिए। मुझे लग रहा है कि योगी जी आदित्यनाथ को अब इस मामले को अपने हाथ में लेना चाहिए। अधिकारियों के भरोसे छोड़कर कई बार सरकारें खराब हो जाती है। अधिकारी को चुनाव में नहीं जाना, अधिकारी की अकाउंटेबिलिटी नहीं है, अकाउंटेबिलिटी राजनेता की है, अकाउंटेबिलिटी उस मिनिस्ट्री को होल्ड करने वाले मिनिस्टर की है, मुख्यमंत्री की है, पार्टी की है। और पार्टी की अकाउंटेबिलिटी तो ऐसी है, पार्टी के अपने लोग ही ट्वीट कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ के खिलाफ। मैं नाम नहीं लूंगा, बड़े राजनेता है, यूपी के टॉप 3 में आप मान लीजिए फिलहाल के समय में, वही सरकार के खिलाफ किस तरीके से बातें कर रहे हैं। तो सरकार को मुझे लग रहा है कि योगी आदित्यनाथ को इसे एक लेना चाहिए इंपॉर्टेंस के तौर पर। 9 उपचुनाव आने वाले हैं आपके सामने, उपचुनाव ना भी हो, छोड़ दीजिए, राजनीति से अलग छोड़िए ना इस चीज को। लाखों छात्रों का भविष्य है, सिस्टम में विश्वास उठता है लोगों का, वो सबसे जरूरी है। जब लाखों छात्र नहीं, लाखों परिवार हैं, एक परिवार में 4 से 5 आदमी भी औसत माने, तो वो लाखों परिवार जब करोड़ों में तब्दील हो जाते, करोड़ों लोगों का सिस्टम में से विश्वास उठ जाना, वो खराब है। पिछली सरकारों में किस तरीके से पैसे लेके धांधली होके चुनाव ये इलेक्शन होते, एग्जाम होते थे। इस सरकार में भी कई पेपर लीक हो चुके, क्यों हुए, क्या नहीं हुए, क्या उसके ऊपर एक्शन लिया, क्या करेक्टिव कोर्स एक्शन हो रहा है, चलिए वो अलग चीज है, सरकार ने प्रयास कर रही है। लेकिन अब कोई नए तरीके से सिरदर्दी लिया है। पहले तो पर्चा लीक की दिक्कत थी, अब पर्चा कराने की ही दिक्कत हो गई जी, पहले कम से कम करा तो पा रहे थे। तो ये सब चीजों को देख के मुझे लग रहा है ये छोटी 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 चीजें होती हैं जो डिसकंटेंट में तब्दील होती है किसी सरकार के खिलाफ, किसी सिस्टम के खिलाफ। इसे समझना, इसे सॉल्व करना ही सरकार की जिम्मेदारी है। लेकिन मौके पे अगर योगी देखें, आदित्यनाथ का सबसे महत्वपूर्ण बयान यही है, सरकार समस्या नहीं सॉल्यूशन होनी चाहिए। तो सरकार समस्या नहीं सॉल्यूशन दे। जी। जो मैं सीन देख पा रही हूँ, उसमें स्टूडेंट्स तो हैं ही, लेकिन उसमें कुछ दूसरे लोग भी घुसे हुए हैं, जिनको अखिलेश यादव लीड कर रहे हैं। वो तो घुसेंगे, क्यों नहीं घुसेंगे, राजनीति करने वाले लोग हैं, वो तो गिद्ध है, उन्हें मांस का टुकड़ा पड़ा दिखाई देगा, डेड बॉडी पड़ी दिखाई देगी, वो आएंगे। यही तो सरकार की जिम्मेदारी है, वो डेड बॉडी वहां से टाइम पे उठाए। मैं छात्रों को डेड बॉडी नहीं कह रहा, लेकिन मतलब जो प्रॉब्लम है उसे वहां से सॉल्व करे, ताकि गिद्ध ना आ पाए। वो तो आएंगे। गलती वहां उन लोगों की नहीं है जिन्होंने आंदोलन को हाईजैक करने का प्रयास किया, वहां गए। मैं फिर से कह रहा हूं, मैं किसी पार्टी से नहीं जुड़ा, इसलिए मैं कह सकता हूं, गलती उनकी है जिनकी जिम्मेदारी थी कि प्रॉब्लम ना हो। अब उसके लिए कोई भी जिम्मेदार है, कोई अधिकारी जिम्मेदार है, मंत्री जिम्मेदार है, कोई भी हो, राइट फ्रॉम बॉटम टू टॉप, उसे सॉल्यूशन देना पड़ेगा। क्योंकि छात्र जब उग्र होता है ना, आप किसी भी आंदोलन को संभाल सकते हैं, छात्र आंदोलन को नहीं संभाल सकते, क्योंकि अब छात्र तो में एनर्जी बिल्कुल, बहुत, उसे ऐसा नहीं है कि उसे पैसे से ड्राइव किया जा सकता है, उसके पीछे कोई परिवार ऐसा नहीं होता कि उसे उसकी टेंशन होती है। वो तो मस्त मौला होता है जी, फ्री एनर्जी, फ्री इलेक्ट्रॉन। हम उसमें पढ़ते थे, फिजिक्स केमिस्ट्री में पढ़ते थे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। हुँ। और जब फ्री इलेक्ट्रॉन बहता है ना, तो करंट आता है, और जब वो करंट आता है ना, तो बड़ी बड़ी सरकारों को झटके लगते हैं। तो उस फ्री इलेक्ट्रॉन को बहने से रोकिए, वो सप्लाई लाइन काटिए, ताकि कोई और आके उसमें अपनी कटिया ना डाल दे और आपका करंट अपना ना चुरा ले। बिल्कुल सही कहा आपने शिवम जी, और आपने कई पहलुओं पर मेरे दर्शकों को बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी है। चलने से पहले सभी से अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सभी राष्ट्रवादी नेशनलिस्ट चैनल के प्रति अपना स्नेह, सपोर्ट बनाए रखिए। शिवम भाई बहुत-बहुत थैंक्स। जय हिंद, जय भारत।
जय हिंद, जय भारत।